मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, हम न्यायपालिका के बारे में जान रहे थे, अध्ययन कर रहे थे कि न्यायपालिका किस प्रकार से कार्य करती है, उसकी स्वतंत्रता का महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके कार्य क्या हैं और किस प्रकार से हम न्यायपालिका को और अधिक स्वतंत्र बना सकते हैं और वह किस प्रकार से सरकार में अपना सहयोग प्रदान कर सकती है। न्यायपालिका के ही कार्य क्षेत्र में एक कार्य है, व्यवस्था है, उसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति। शासन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके, उसके लिए वर्तमान में 3 व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। शासन की शक्तियों को संविधान द्वारा निर्धारित व सुनिश्चित करना, शासन के विविध अंगों की शक्तियों को नियंत्रित व संतुलित करना ताकि कोई भी अंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सके, और जो तीसरा स्थान है वह है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था कर उसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करना। न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वर्तमान समय के संविधानों में सभी जगह नहीं पाई जाती है। इस व्यवस्था को सामान्य रूप से कठोर संविधान और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था या फिर यूँ कहें कि संघात्मक व्यवस्था वाले राज्यों में अपनाया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है सबसे पहले अमेरिका में अपनाई गई थी और अब भारत में भी न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को अपनाया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है इसकी व्यवस्था? तो सर्वोच्च का तात्पर्य है सर्वोच्च न्यायालय तथा इस कार्य के लिए संविधान द्वारा अधिकृत अन्य न्यायालयों द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। यदि संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा सीमाओं का अतिक्रमण किया जाता है, अपनी निश्चित सीमाओं से बाहर या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो संघीय व्यवस्थापिका या राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित प्रत्येक विधि अथवा संघीय या राज्य प्रशासन द्वारा किए गए ऐसे प्रत्येक कार्य को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय तथा संबंधित संविधान द्वारा अधिकृत अन्य न्यायालयों की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन की धारणा के मूल प्रतिपादक अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल हैं और उन्होंने ही 1803 ईस्वी में मारबरी बनाम मेडिसन विवाद में इस निर्णय देते हुए इसकी कुछ परिभाषाएं दी थी। न्यायिक पुनरावलोकन का उदय संयुक्त राज्य अमेरिका से माना जाता है और भारतीय संविधान में भी न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं है जितना कि अमेरिका में है, क्योंकि वहाँ पर विधि की उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है और भारत में न्यायपालिका केवल इस बात के आधार पर कानूनों की जांच करती है कि कानूनों का निर्माण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर हुआ है अथवा नहीं। इसकी शक्ति थोड़ी सीमित है, लेकिन फिर भी संविधान में इसको न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है इसको अपनाया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो ये व्यवस्था है, जो ये क्रिया है, इसकी न्यायिक अन्य जो व्यक्ति हैं, जो विचारक हैं, उनके द्वारा आलोचना की जाती है। इसमें कमियां देखी गई हैं। शुरू से ही जब ये व्यवस्था अपनाई गई थी तो ये विवाद का विषय रही है। व्यवहार में देखा गया है कि अमेरिका हो या भारत हो या अन्य कोई देश, जब भी कभी न्यायपालिका के ने किसी प्रमुख कानून या प्रशासनिक निर्णय को अवैध घोषित किया, तब न्यायपालिका के कार्य से जिस वर्ग के हितों या दल राजनीति को आघात पहुंचा है, उन्होंने न्यायपालिका की आलोचना करते हुए कहा कि यह प्रगतिशीलता में बाधक है, संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण कर रही है। न्यायिक पुनरावलोकन के विरुद्ध बहुत सारे तर्क हैं जो दिए जाते हैं, जैसे यह सिद्धांत शक्ति पृथक्करण की धारणा के प्रतिकूल नहीं है। शक्ति पृथक्करण की धारणा का मतलब होता है कि सभी अंग अपना अपना कार्य करेंगे और अपने अपने क्षेत्र में उच्च स्थान प्रदान करती है, लेकिन यह उस सिद्धांत का उल्लंघन करती है। लोकमत और लोकतंत्र की उपेक्षा भी इसमें मानी जाती है। अमेरिका हो या भारत, व्यवस्थापिका देश की प्रतिनिधि संस्था है, वह राष्ट्र तथा लोकमत का प्रतिनिधित्व करती है। सर्वोच्च न्यायालय को व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार देना लोकमत, लोक भावना और लोकतंत्र की उल्लंघन है। कहा जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वह प्रगतिशीलता में बाधक है। कई बार वह कानूनों इस शक्ति के आधार पर प्रगतिशील कानूनों को अवैध घोषित कर अपने अनुदारवादी होने का परिचय देती है। जैसे भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने 1950-51 में जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन के अंतर्गत पारित कुछ भूमि सुधार कानूनों को अवैध घोषित किया। इसी प्रकार 1970 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्स के अन्य संबंधी आदेशों को भी अवैध घोषित किया।
इसके निर्णयों में एक रूपता का भी अभाव पाया जाता है। चाहे अमेरिका हो या भारत हो, जब निर्णय किए जाते हैं तो अलग अलग समय पर परस्पर विपरीत निर्णय इसके द्वारा होते हैं। न्यायिक निर्णय राजनीति से प्रेरित होने लग जाएं तो फिर इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तथा सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तृतीय सदन। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को सर्वाधिक सीमा तक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है और अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति के आधार पर कांग्रेस के तृतीय सदन का रूप धारण कर लिया है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता है। निर्णय की जो प्रक्रिया है वह त्रुटिपूर्ण है। न्यायालय बहुमत निर्णय की प्रक्रिया के आधार पर निर्णय करते हैं, कानून को अवैध घोषित कर सकता है। आलोचक के अनुसार यह स्थिति न्यायिक निर्णय की बुद्धिमत्ता के प्रति शंका उत्पन्न करती है। आलोचक कहते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सामाजिक और आर्थिक जीवन में अस्थिरता उत्पन्न करती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर न्यायालयों ने कुछ परिस्थितियों में अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है। फिर भी न्यायिक पुनरावलोकन का अपना महत्व है, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, महत्व भी है इसका। न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना की गई है, लेकिन इस प्रकार की आलोचना अधिकांश अंशों में भ्रमपूर्ण है। न्यायिक पुनरावलोकन का बहुत सारी बातों से हम महत्व समझ सकते हैं, जैसे सीमित शासन की कल्पना जो है उसको साकार करना, शासन और शासन के प्रत्येक अंग को सीमित शक्तियां प्राप्त हों। सीमित शक्तियों वाले शासन के आदर्श को न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी अपनी जो सीमा है उसका अतिक्रमण करने से डरने लग जाता है। संघात्मक व्यवस्था के अंदर भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। शक्ति विभाजन को बनाए रखते हुए संघात्मक व्यवस्था की रक्षा का कार्य सर्वोच्च न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर ही किया जा सकता है। नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा भी न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही की जा सकती है। यदि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था न हो तो नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता को अस्तित्व सरकार की दया पर निर्भर रह जाएगा। वे अपनी रक्षा का कार्य कैसे कर पाएंगे? संविधान की गतिशीलता प्रदान करने का काम भी न्यायिक पुनरावलोकन जो शक्ति है उसके द्वारा किया जाता है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को बदलती हुई परिस्थिति के अनुरूप गतिशीलता प्रदान की है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का ही ये परिणाम है कि बिना औपचारिक परिवर्तनों के संविधान बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढल गया है। वस्तुतः लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधानवादी शासन के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो नितांत आवश्यक है, जरूरी है। इसके आधार पर ही व्यवस्था का संचालन अच्छे से किया जा सकता है। अगर यह व्यवस्था नहीं हो तो लोकतंत्र अधिनायकवाद और मनमाने ढंग से शासन करने की शक्ति प्राप्त कर लेगा और उसमें परिणत होने का डर बना रहेगा। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था संविधान के संतुलन चक्र का कार्य करती है और शासन की शक्ति को मर्यादित रखने का एक प्रमुख साधन है। इस प्रकार लोकतंत्र और न्यायिक पुनरावलोकन साथ साथ चलते हैं और इस आधार पर कहा जा सकता है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है वह श्रेष्ठ है और उसके द्वारा संविधान और मौलिक अधिकारों की व्यवस्था को अच्छे से ढंग से करने की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। लोकतांत्रिक की जो प्रक्रिया है न्यायिक अधिकारों, तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति के आधार पर नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा का जो कार्य किया है वो आराम से कर सकती है और संविधान की रक्षा करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जा सकता है।